आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्रेंडो एजुकेशन पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सभी तरह के एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक हिस्ट्री सब्जेक्ट से है, जो आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी में हिस्ट्री के चैप्टर 1 और साथ ही साथ जेटेट का तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए भी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग के भी कंटेंट इस वीडियो में आपको मिलेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री राइटिंग किस किस एनसीईआरटी चैप्टर में आपको मिल सकते हैं उनका भी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको देंगे। चलिए आज का कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होता क्या है, दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, ओरल सोर्सेज, साथ ही साथ एनसीईआरटी के क्लास 6 के चैप्टर 1 का नोट्स भी रहेगा, साथ ही साथ कुछ की टर्म्स, उसके एग्जाम्पल और उसके एक्सप्लेनेशन भी होंगे, साथ ही साथ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी होंगे जो प्रीवियसली एग्जाम्स में आ चुके हैं। अगर हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री राइटिंग की बात करें तो हर वैसा एविडेंस जिसे आप महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे हमारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में आते हैं। ये सारे चीज़ें अक्सर पास्ट सोसाइटी से कनेक्टेड होते हैं और ये हमें किसी चीज़ के बारे में सिखाते हैं। सबसे पहला जो हमारा सोर्सेज आता है उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वैसे सोर्सेज है जो पास्ट में कोई चीज़ एग्जिस्ट करता था और उसका रिमेन्स अभी भी है, और जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हमें पास्ट के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग आएंगे, जैसे टेम्पल्स, फोर्ट, स्तूपास, पैलेसेस, जिसमें से ये हमें बताते हैं कि पास्ट में किस तरह के रिलीजियस बिलीफ्स हुआ करते थे, कैसे लोग गॉड को मानते थे, पूजा करने का तरीका क्या होता था। साथ ही साथ किले जो बताते थे कि कुछ लोग अमीर हुआ करते थे, कुछ गरीब हुआ करते थे। स्तूपा ये बताते हैं कि कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर है जो पावर या सिंबल के रूप में यूज किए जाते थे। साथ ही साथ इंस्क्रिप्शन होता है एक तरह का राइटिंग जो हम किसी हार्ड सरफेस, मेटल, स्टोन या फिर क्ले पे लिखा करते थे। ये एक तरह से डॉक्यूमेंट या फिर एक गारंटी के रूप में या इंस्क्रिप्शन के रूप में काम करता था। कॉइन्स भी हमें ये बताता है कि उस वक्त का फाइनेंशियल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन किस प्रकार का था, किस रास्ते से ट्रेड हुआ करता था। जैसे कि अगर कोई ग्रीक में जो कॉइन चल रहा है, अगर वो ग्रीक का कोइन अगर इंडिया में मिलता है तो हमें ये पता चलता है कि ग्रीक और इंडिया में फाइनेंशियल रिलेशन थे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती है पास्ट के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हमारा चौथा जो हिस्सा था वो था टूल्स, पोएट्री एंड ऑर्नामेंट। अगर हम टूल्स, पोएट्री और ऑर्नामेंट की बात करें तो ये सारे डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स हमें ये बताते हैं कि उस टाइम का लाइफ कैसा था। अगर हम देखते हैं कि ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है ज्वेलरी। अगर हम ज्वेलरी को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उस वक्त का ज्वेलरी में ट्रेंड क्या था, पोट्री किस तरह का यूज़ किया जाता था, किस तरह के औजार यूज़ करते थे। तो इससे हमें उस वक्त के डेली लाइफ के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ मिल जाती थी। अब हमारा दूसरा जो सोर्स है वो है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स हम वैसे सोर्स को कहते हैं जिसमें हम किसी चीज़ को लिखते हैं, और जब हम लिखते हैं तो हम उसमें अपना थॉट, बिलीफ या फिर कुछ आइडिया को ऑर्गेनाइज करके हम बताते हैं। लिटरेरी सोर्स में बहुत सारे सब सेक्शन है, जैसे कि पहला सब सेक्शन है रिलीजियस टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट वैसे टेक्स्ट जिसमें हमें रिलीजियस आइडियोलॉजी, रिलीजियस ट्रेडिशन या फिर रिलीजियस में किस तरह का पूजा पाठ होता है हम इस चीज़ को देखते हैं, यानी रिचुअल्स को। अब रिलीजियस टेक्स्ट में आते हैं क्या, वेदास, पुराणास, रामायण, महाभारत, जातका, त्रिपिटका। ये सारे टेक्स्ट जो है हमें बताते हैं किसके बारे में, रिलीजियस आइडियोलॉजीज और फिलोसॉफिकल आइडियाज़ का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग पुराणास देखें जिसका मतलब होता है ओल्ड, ये हमें एक रिच सोर्स देता है किसके बारे में, तो किस किंग और क्वीन के बायोग्राफी के बारे में। मतलब कि किंग का जन्म कहाँ हुआ, किंग के बेटे कौन थे, किंग की वाइफ कौन थी, किंग का एक्शन किस तरह का था। तो ये सारी चीज़ें हमें इनमें मिलते हैं। ठीक है, इससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ डायनेस्टीज़ के बारे में मिलती है, कौन से राजा ने कौन सा टेम्पल बनाया, टेम्पल का रिचुअल क्या था, ये सारे हमें रिलीजियस टेक्स्ट में मिलते हैं। अगर हम दूसरा सब सेक्शन देखें लिटरेरी सोर्स का तो वो है हमारा सेक्युलर टेक्स्ट। सेक्युलर टेक्स्ट वैसा टेक्स्ट को कहते थे जो हमारे एकेडमिक में यूज होता था और उसमें किसी भी तरह का रिलीजियस डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र, बायोग्राफी, प्ले, पोएट्री, ये सारे हमारे गवर्नमेंट को चलाने में या फिर इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इस कैटेगरी में देखें तो ये कैटेगरी सिर्फ लिटरेचर का हिस्सा नहीं है, इस लिटरेचर का हिस्सा है बट ये रिलीजन का हिस्सा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक बहुत ही अहम सोर्स है जिससे हमें ये पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा था और मौर्यन एम्पायर का इकोनॉमिक किस तरह से चलता था, मीन्स फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता था।
अगर हम तीसरे सब सेक्शन में देखें लिटरेरी सोर्स का, तो वो आता है ट्रैवलॉग। अब ट्रैवलॉग होता क्या है? तो जब भी कोई इंसान एक जर्नी पे जाता है और उस जर्नी के बारे में पूरा वो एक डॉक्यूमेंट लिखता है या उसके बारे में जिसमें डिस्क्राइब करता है, उसी को हम ट्रैवलॉग कहते हैं। ठीक है, तो ट्रैवलॉग इंपॉर्टेंट इसलिए भी था कि बहुत सारे राइटर या फिर बहुत सारे अच्छे इंसान या फिर आइडियोलॉजिकल मैन हु वांट्स टू सी एवरीथिंग, दे यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, and when they used to go there, they used to write their experience, that how they felt there. So that is the reason it is also important. जैसे कि ह्वेनसान यहाँ पे जब आए हर्षवर्धना के राज में, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखा, और जब उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा तो हर एक छोटे पॉइंट्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया और उनको लिखा, जिससे हमें ये पता चलता है कि हर्षवर्धना के टाइम में एक ट्रैवलर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता था और वो कैसे डिस्क्राइब करता है। तो ये भी एक बहुत ही अहम सोर्स है जिससे हमें पता चलता है कि लोग हमारे बारे में या हमारे देश के बारे में क्या सोचते थे, और बहुत सारे स्मॉल डिस्क्रिप्शन। तो ये भी एक बहुत ही अहम सोर्स कहलाता है। हमारा लिटरेरी सोर्स का चौथा सबसेक्शन है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड क्रॉनिकल्स। अकबरनामा, बाबरनामा, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, ये सारे हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और क्रॉनिकल्स में आते हैं। क्रॉनिकल्स मतलब होता है हिस्ट्री, मतलब एक सीक्वेंस में जब हम किसी की डेट को अरेंज करते हैं तो उसी को हम लोग क्रॉनिकल्स कहते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो ये मेनली फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, जिसे स्टेट मतलब कि जो राजा था वो इसको इशू करवाते थे। जैसे कि मुगल क्रॉनिकल है एक अकबरनामा। जब आप अकबरनामा पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स मिलेंगे जिससे हमें पता चलता है कि मुगल में टाइम में कौन सा इवेंट किस टाइम हुआ और कौन पहले हुआ और कौन बाद में हुआ। और ये अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था, जिसमें एक डिटेल हिस्ट्री था अकबर के राज्य का, मतलब कि अकबर जब शासन कर रहा था तो उसका राजपाट कैसा था। साथ ही साथ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बहुत लंबा चौड़ा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का भंडार चौड़ा था, जिसमें बहुत सारे लेटर्स, पॉलिसीज और सर्वेज भी हुआ करते थे। और ये चीज़ जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आए हमारा तीसरा सोर्स जो कि हमारा है ओरल सोर्सेज, और सिंपली हम लोग जिसको हम लोग कह सकते हैं द लिविंग ट्रेडिशन। ये सोर्सेज हिस्ट्री में वैसे हैं जो गा के बताए जाते थे या फिर जोर से बोल के बताए जाते थे, ठीक है, और ये जनरेशन टू जनरेशन पास होते थे ओरली, इनको लिखा नहीं जाता था, इसीलिए हम इसको ओरल सोर्सेज कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि हमारा कल्चर कैसा था। जैसे कि हमारे दादी नानी ये सब जो है हमें अक्सर कहानियाँ सुनाया करते थे, और वो कहानियाँ अक्सर ओरल होते थे जो किसी कल्चर या मोरल आइडिया पे बेस्ड होते थे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ओरल सोर्सेज। अगर हम इसके सब सेक्शन देखें तो सबसे पहले आता है फोक टेल्स या फिर लेजेंड, मतलब वैसे स्टोरी जो किसी हीरो या किसी मोरल इवेंट के ऊपर बेस्ड हुआ करते थे और वो ओरली हमें सुनाए जाते थे। ये वैसे स्टोरी होते थे जो कोई हिस्टोरिकल इवेंट का याद करके उसको सुनाया जाता था, जो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता था, और ये इसमें कुछ जादू मिथोलॉजिकल एलिमेंट्स को भी ऐड करते थे ताकि इनको ये इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। दूसरा आता है हमारा बैलेड्स, मतलब एक पोइट्री काइंड ऑफ, यानी कि एक गाने की तरह होता था बट ये एक स्टोरी होता था जिसमें किसी बैटल या फिर भूखमरी या फिर सूखा वो सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते थे, और इसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस होता था। इतना इमोशंस होता था कि जब हम वो गाना या फिर स्टोरी को जब हम सुनते थे तब हमारे आंखों से आंसू भी आ सकते थे। साथ ही साथ आते जेन्युलॉजिस्ट, ये प्रोफेशनल बार्ड्स एंड स्टोरी टेलर्स थे जो कि क्या करते थे, किसी इवेंट को याद कर लेते थे और याद करने के बाद वो अपने परिवार को ही सुनाते थे, और ये परिवार को सुनाते थे साथ ही साथ दूसरों को भी सुनाते थे। बट इनका जो मेन आइडिया होता था स्टोरी वो किसी पार्टिकुलर राजा या किसी नोबल फैमिली के बारे में होते थे और उनके हिस्ट्री के बारे में बताते थे कि राजा कौन था, राजा का बेटा कौन है, मतलब कि एक तरह से राजा का जो फैमिली ट्री था उसी से रिलेटेड ये स्टोरी हुआ करता था। साथ ही साथ ये पॉलिटिकल हिस्ट्री भी हुआ करता था किसी पार्टिकुलर रूलर का। अगर आप सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री राइटिंग अगर एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी में बहुत सारे चैप्टर्स जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पुराने सिलेबस में देखते हैं, तो सबसे पहले क्लास 6 का चैप्टर 1, क्लास 7 का चैप्टर 1, क्लास 8 का चैप्टर 1, और न्यू सिलेबस में क्लास 6 का चैप्टर 4, और साथ ही साथ क्लास 12 का पार्ट 1 का चैप्टर 1, क्लास 12 का पार्ट 2 का चैप्टर 1, और क्लास 12 का चैप्टर 1 पार्ट 1 और चैप्टर 3। इतना चैप्टर्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री राइटिंग एनसीईआरटी के बेसिस पे वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सारा हम इसमें डील नहीं करेंगे, एनसीईआरटी के लिए एक अलग वीडियो आएगा इसके बाद, लेकिन इसमें हम क्लास 6 का चैप्टर 1 जो पुराना बुक है हम उसको डील कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें आता है कि हिस्ट्री होता क्या है। तो हिस्ट्री एक स्टोरी है जिसमें हमें पास्ट के बारे में बताया जाता है कि क्या हुआ है, और ये इसलिए बताया जाता है ताकि लोगों को ये पता चले कि पास्ट में क्या क्या हो चुका है ताकि हम उसको दोबारा रिपीट ना करें। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमें स्टडी क्यों करना चाहिए हिस्ट्री को, अगर हमें हिस्ट्री पढ़ना ही चाहिए क्यों।
तो हिस्ट्री हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हमें पास्ट के बारे में जानकारी मिले, हम पुराने कल्चर्स के बारे में समझ पाए कि पहले लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, और इससे हमें ये सबक मिलता है कि आज के टाइम में हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और या फिर पास्ट में जो गलतियां लोगों ने दोहराए हैं उसको हम ना दोहराएं। साथ ही साथ हाउ इज़ टाइम डिवाइडेड इन हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री में बात किया जाए तो टाइम को कैसे डिवाइड किया गया है, तो वो बहुत तरीके से सिंबल है, लेकिन उसका होता क्या है। सबसे पहले आता है बिफोर क्राइस्ट, BC। बिफोर क्राइस्ट मीन्स हम लोग मानते हैं कि जैसे कि अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 साल पहले 0 पॉइंट आता है, वो 0 पॉइंट जो होता है उसी को हम बोलते हैं एडवेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब उसी वक्त जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का एरिया को हम लोग बोलते हैं AD, और उनसे पहले, उनके जन्म से पहले का जो टाइम होता है उन्हें हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट के पहले का टाइम होता है BC यानी बिफोर क्राइस्ट, उनके आने के बाद जो होता है वो होता है AD, एनो डोमिनी। ये एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आफ्टर जीसस वाज बोर्न, मतलब उसी का टाइम को हम लोग काउंट करते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइम पीरियड्स। नॉर्मली हम हिस्ट्री को 3 टाइम पीरियड में बांटते हैं। सबसे पहले प्री हिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं वो वक्त जहाँ पे कोई किसी भी तरह का चीज़ लिखा नहीं जाता था। दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री, मतलब कि इस वक्त कुछ चीज़ें लिखी गई बट वो ऐसे लिखी गई कि आज के समय में हम उसको ना पढ़ सकते हैं ना ही उसको समझ सकते हैं। अब आता है हिस्ट्री, मतलब कि वो समय जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स को लिख सकते हैं और लोग उसको समझ भी सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव इन एंशिएंट टाइम्स, अगर पुराने समय की बात करें तो ज़्यादातर लोग जो रहते थे वो नदियों के किनारे रहते थे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोग स्टार्टिंग में नर्मदा नदी के किनारे बसा करते थे और रहा करते थे, और ये सारे लोग जो होते थे वो हंटर्स और गैदरर थे। और फिर 8000 साल पहले लोगों ने फार्मिंग शुरू किया, और कहाँ पे फार्मिंग शुरू किया, तो सुलेमान एंड किर्थर हिल्स के पास, और यहाँ पे उन्होंने बार्ली और जौ का उत्पादन किया। और ये जब उत्पादन कर रहे थे तो ये 8000 साल पहले कर रहे थे, और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट एरिया में पड़ता था। इसके बाद गंगा के सदर्न पार्ट में लोगों ने बसना शुरू किया, और बाद में इस जगह का नाम पड़ा मगध एम्पायर। मगध, काशी, वज्जी सब वहीं पे वो एग्जिस्ट करना शुरू किए, जो कि लगभग 2500 साल पहले थे। साथ ही साथ हिमालयन माउंटेन्स जो था एक नेचुरल वॉल के रूप में काम करता था, जिससे वो एक सुरक्षा प्रदान करता था, जिसके वजह से यहाँ पे रहना भी आसान हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डिड इंडिया गेट इट्स नेम, अगर इंडिया जो है, इंडिया को इसका नाम मिला कैसे। तो अगर हम लोग अपने देश का इतिहास को देखें तो हम लोग अपने देश को इंडिया या फिर भारत बुलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। बट पहले नॉर्थ इंडियन पीपल जो थे वो एंशिएंट टाइम में जो सिंधु था वो एक संस्कृत शब्द था जो नदी के लिए आता था, और उसी को हम लोग सिंधु से सिंधु इंदस बना, और इंदस से बनने के बाद अलग अलग देश के लोग जो यहाँ पे आए उन्होंने अलग अलग नाम इसको दिया, लेकिन संस्कृत में हम इसे सिंधु कहा करते थे। ईरानी लोग जब यहाँ आए तो हमारे देश को उन्होंने हिंदूस कहा, ग्रीक जब आए उसको इंदस कहा, और तुर्की के लोग जब यहाँ आए तो इसको हिंदुस्तान कहा, और बाद में जब अरब आए तो इसको अल हिंद का नाम दिया गया। तो सही मायने में बोले तो 4 फॉरेनर्स कंट्री के लोग यहाँ आए थे, चारों ने डिफरेंट नाम दिया। पहला ईरानी, उन्होंने हिंदूस कहा, फिर आते हैं ग्रीक जिन्होंने इंदुस कहा या इंदस, फिर तुर्की के लोग आए जो कि हिंदुस्तान का, और बाद में अरब्स आए जो इसको अल हिंद का। बट अगर पुराने बुक और न्यू बुक में देखें तो यहाँ पे पुराने बुक में ईरानी लोगों ने इसको हिंदूस कहा था, बट नए बुक में अगर आप NCERT का देखें तो उसमें ईरानियों ने इसको हिंदूस नहीं हिंदोस कहा, OS, और साथ ही साथ ग्रीक ने इसको इंदस नहीं बोला, इंदोस बोला, INDOS। तो पुराने बुक के अनुसार जाएगा तो हिंदूस इंदुस, लेकिन अगर नए बुक के साथ जाएंगे तो हिंदोस एंड इंदोस। नेक्स्ट पॉइंट है हु स्टडीज हिस्ट्री, तो नॉर्मली पढ़ता कौन हिस्ट्री, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बिल्डिंग, ब्रिक, पेंटिंग ये सब का स्टडी करते हैं और उसी के बेसिस पे वो एक डिस्क्रिप्शन देते हैं। लेकिन हिस्टोरियंस जो होते हैं वो पास्ट का स्टडी करते हैं, तो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो एक हिस्टोरियन के अंदर का एक छोटा सा सेक्शन है। अब आता है कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो NCERT में आपको पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि हेरोडोटस को हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री कहते थे। 8000 साल पहली बार जौ और गेहूँ ये 2 चीज़ों का उत्पादन हुआ था सुलेमान और किर्थर पहाड़ी में, जो अभी मॉडर्न पाकिस्तान में पड़ता है, और ये कहाँ है तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। गेहूं और जौ के बाद फिर चावल का भी खेती शुरू हुआ, ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ, ये विंध्य और गोरा पहाड़ी के आसपास हुआ था। इसके अलावा चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अशोका का इंस्क्रिप्शन जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था वो माना जाता है कि वो सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन है जिसको किसी ने पढ़ा हो, और उसको पढ़ने वाले कौन थे तो जेम्स प्रिंसिप
उन्होंने इनको 1837 में पढ़ा था। कुछ की टर्म्स हैं जो एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन भी है इसमें। तो सबसे पहले एक टर्म आता है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी किसको कहते हैं? तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन एंड एनालिसिस ऑफ आर्टिफैक्ट। मतलब कि आर्कियोलॉजी क्या होता है? तो वैसे ह्यूमन जो गड़े चीज़ों को या फिर जो वैसे चीज़ें दफन हो चुके हैं या फिर पुरानी चीज़ों को स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसके हिस्ट्री के बारे में वो लिखते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। और जो ये काम करते हैं उनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। दूसरा आता है इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन होता क्या है? तो कोई भी हार्ड चीज़ पे अगर किसी चीज़ को बुदवाया गया हो या फिर खोद के उसमें लिखा गया हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो इंस्क्रिप्शन नॉर्मली किस में मिलता था? तो मेटल प्लेट्स में मिलता था, क्ले पे मिलता था या फिर स्टोन पे मिलता था। और इसमें लिखा हुआ क्या रहता था? तो इसमें रॉयल प्रोक्लेमेशन लिखा जाता था, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस लिखा रहता था और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में भी लिखा जाता था। तीसरा की टर्म है हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट होता क्या है? तो नॉर्मली इट इज़ अ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। अगर आज आप एक पेपर में भी अगर कुछ लिखते हैं तो वो भी एक मैन्यूस्क्रिप्ट ही कहलाएगा। लेकिन पुराने ज़माने में लेटिन इन मैन्यूस्क्रिप्ट में नॉर्मली ताड़ के पत्तों में लिखा जाता था या फिर बुर्ज की छाल में। ताड़ मतलब पाम लीव्स और तुम्हारा बुर्ज की खाल का मतलब बर्च बाग, जो कि हमारे हिमालयन रीजन में ये पेड़ बहुत सारा मिलता है। जो मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड है वो हमें लेटिन वर्ड से आया है। मैन्यू मीन्स हैंड एंड स्क्रिप्ट मीन्स टू राइट, मीन मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स टू राइट विद हैंड। चौथा अगर हम लोग देखें की टर्म तो वो था पुराना। पुराना क्या है? तो एक रिलीजियस टेक्स्ट है। ये एंशियंट टाइम में इंडियन लिटरेचर के अंदर आता था, जिसका लिटरल मीन है ओल्ड। और इसमें बहुत सारे स्टोरीज है और ये स्टोरीज किसके बारे में है? तो देवी देवताओं के बारे में है, साथ ही कुछ किंग के भी इनके बारे में है और साथ ही साथ यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में भी इनमें लिखा गया। Unlike the Vedas, which had restrictions on who could study them, the verses of the Puranas could be read and heard by wider section of society, including women and शूद्रस। अगर हम लोग वेद की बात करें तो वेद वुमेन और शूद्रस नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन पुरानास एक ऐसा बुक था जिसको कोई भी पढ़ सकता था, चाहे वो शूद्र हो या फिर औरत हो। याद रखिए पुराना में किस तरह के स्टोरी है? तो देवी देवताओं की कहानियां हैं, साथ ही साथ यूनिवर्स का उत्पत्ति कैसे हुआ, यूनिवर्स बना क्या, और बहुत सारे राजाओं के इतिहास भी इसमें मौजूद हैं। अब आता है पांचवा पॉइंट, अकबरनामा। अकबरनामा एक 3 वॉल्यूम का हिस्टोरिकल अमाउंट है जिसमें मुगल एम्परर अकबर के राज्य पाठ के बारे में बताया गया कि उनका राजपाट कैसा था, राज्य में किस तरह के लोग रहते थे, किस तरह से पूजा होती थी, कौन से कानून कौन पारित कर सकते, ये सारे चीज में इसमें मेंशन है। इसमें टोटल 3 वॉल्यूम है और इनको लिखने वाले कौन थे? तो अकबर के एक क्लोज फ्रेंड थे जिसका नाम था अबुल फजल, जो कि एक कोटियर भी थे, मतलब कि राज दरबारी थे, राजमहल में ही वो भी काम करते थे। एक और डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है बाबरनामा। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिनको मुगल एम्परर बाबर ने लिखा। ऑटोबायोग्राफी आप जानते ही हैं। ऑटोबायोग्राफी का मतलब एक ऐसा स्टोरी जिसको कहने वाला खुद लिख रहा है, मतलब कि वो स्टोरी उसी के बारे में है जो लिख रहा है, ठीक है, जिसको बाबरनामा कहते हैं। इसको लिखा किसने? बाबर ने। ये किसके बारे में स्टोरी है? तो बाबर के बारे में स्टोरी है। और इसको एक और नाम है तुजुक बाबरी। ओके, एक्सप्लेनेशन, इट वाज रिटन इन चगाटाई टर्किश लैंग्वेज, मतलब ये हिंदी या उर्दू में नहीं लिखा गया है बल्कि ये तुर्किश लैंग्वेज में लिखा गया है। और इसमें एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट हैंड अकाउंट, मतलब वो खुद लिख रहा है तो फर्स्ट हैंड अकाउंट ही होगा ना, कि उन्होंने उसका लाइफ कैसा था, उन्होंने कैसे बहुत सारे जगह जाके बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ाइयों को जीता। उन्होंने कीन ऑब्जर्वेशन दिखाया कि यहाँ पे किस तरह के पेड़, किस तरह के पौधा, किस तरह का जानवर पाया जाता है और क्या क्या कल्चर था इंडिया में जब वो यहाँ आए थे, ठीक है। इसके बाद एक और बुक आता है जिसका नाम है राजत रंगनी। एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है, मतलब ये हिस्ट्री बुक है जिसमें एक इवेंट को सीक्वेंशियल ऑर्डर में दिखाया गया है। ये लिखा गया था संस्कृत में और इनको एक पोएट ने लिखा था जिसका नाम था कल्हान। हम लोग इंग्लिश में अगर प्रोनाउंसिएशन करते तो कल्हाना पढ़ते हैं, बट इंडियन टर्म में अगर हम पढ़े तो वो कल्हान होगा, क्योंकि अंग्रेजों ने ए एडिशनल हर वर्ड में ए ऐड कर दिया, तो उसको स्किप कीजिएगा, इसको कल्हान ही पढ़िएगा, ठीक है। ये 12th सेंचुरी में लिखा गया था और इस राजत रंगनी का मतलब क्या होता है? रिवर ऑफ किंग्स। ये एक ऐसी टेक्स्ट है, significant literary source that provides a detailed account of the history and heritage of Kashmir। ये राजत रंगनी जो हमें एक डिटेल हिस्ट्री बताती है किसका? कश्मीर के बारे में, कि कश्मीर का कल्चर कैसा था, कश्मीर कैसा था, जिसमें वो बहुत सारे रूलर और पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में भी वो डील करते हैं। ये एंशियंट टाइम्स का था, कब तक का? तो कल्हान के ओन पीरियड, मतलब पास से शुरू किया और कल्हान जब तक जिंदा था उस टाइम तक का उन्होंने पूरा इतिहास लिखा है कश्मीर के बारे में। अब आता है 8वां पॉइंट, हुएन सांग।
एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था, मतलब चाइना में रहने वाला बुद्धिस्ट इंसान था जो इंडिया में आया था। और इनको बहुत बार बोला जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, मतलब कि जो तीर्थयात्री होते हैं ना, तो उन तीर्थयात्रियों का इन्हें राजकुमार कहा गया था। वो ट्रैवल टू इंडिया इन 7th सेंचुरी कॉमन एरा, मतलब कि 7th सेंचुरी में ये यहाँ आए थे। He came during the reign of Emperor Harsha to secure genuine Buddhist scriptures in a study at Nalanda University, which was a major center of learning at time. सबको मालूम है कि इंडिया फेमस है नालंदा और विक्रमशिला के लिए। तो ह्यूएन सांग यहाँ पे आया था कहाँ? नालंदा यूनिवर्सिटी। किस लिए आया था? तो बहुत सारे बुद्धिस्ट डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए। और किसके टाइम में आया था? तो हर्षा के टाइम में आया था, ठीक है। और नालंदा यूनिवर्सिटी उस वक्त लर्निंग का एक हब था। 12 पॉइंट है अल-बरूनी। ये एक स्कॉलर था ख्वारिज्म से, जो कि अभी प्रेजेंट डे में उज्बेकिस्तान में पढ़ता है। Who was brought to गजनी by सुल्तान महमूद, मतलब सुल्तान महमूद ने गजनी के टाइम पे इनको लाया था गजनी के पास। He wrote the famous किताबुल हिंद, also known as the तहकीक हिंद। अगर सही वाजने में बात करें तो उन्होंने एक बुक लिखा था किताबुल हिंद। अल-बरूनी इसी बुक के लिए जाना जाता है, किताबुल हिंद के बारे में, जिनका एक और नाम था तहकीक हिंद। His work is a crucial literary source for the medieval period. He learned Sanskrit to study Indian religious and philosophical texts and provided an in-depth comparative analysis of Indian society, particularly the caste system. मतलब इन्होंने बहुत सारा मेहनत किया अल-बरूनी ने, और सबसे पहले इंडिया आके सबसे पहले इंडियन रिलीजियस और फिलोसफिकल टेक्स्ट को समझने के लिए उन्होंने संस्कृत पढ़ा। जब उन्होंने संस्कृत पढ़ लिया, उसके बाद यहाँ का रिलीजन फिलोसफी के बारे में अच्छे से उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिया इन इंडियन सोसाइटी के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ के कास्ट सिस्टम में कि यहाँ का कास्ट सिस्टम कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वेद। वेद जो होता है वो हमारा संस्कृत वर्ड से आया, जिसका वर्ड है विद, जिसका मतलब होता है नॉलेज। अगर सही मायने में बोले तो विद्या, विद्या विद वही। देयर आर अ कलेक्शन ऑफ एंशिएंट सैक्रेड टेक्स्ट कंपोज्ड इन वैदिक संस्कृत, ठीक है। तो ये है क्या? तो एक होली बुक के रूप में इसको ट्रीट किया जाता है, और ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, जिसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में, तो उस वक्त रहने वाले लोग और क्या क्या हमें करना चाहिए। तो एक ये तरह से फिलोसफिकल डॉक्यूमेंट भी है, और ये एक तरह से रिलीजियस डॉक्यूमेंट भी है। यहाँ पे टोटल 4 वेदास आर द ऋग वेद इज द ओल्डेस्ट, ऋग्वेद जो सबसे पुराना है, उसके बाद साम वेद आया, फिर यजुर्वेद आया, और फिर लास्टली अथर्ववेद आया। और हम इसे कंसिडर किया करते हैं कि ये सबसे अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट है इंडिया में, जो कि फोकस करता है रीति रिवाज पे और हमारे देवी देवताओं पे। अगला हमारा पॉइंट आता है 11 उपनिषद। ये लेटर वैदिक पीरियड के टाइम में आया था। इसमें ज़्यादातर फोकस किया गया था फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल आइडियाज़ पे। इसमें वर्ड जो दिया गया है उपनिषद, उसका लिटरल मीनिंग होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मतलब पास आके करीब बैठना। कहाँ किसके करीब बैठना? तो एक टीचर के करीब बैठना। उपनिषद जाना जाता है एंड ऑफ द वेदास, मतलब वेदास का अगर कंक्लूजन बोला जाए या फिर उसका एंड बोला जाए तो उसी को हम उपनिषद कहते हैं, ठीक है। हम इसको वेदांता भी कहते हैं। और इसमें बहुत सारे की कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि ब्राह्मण, ब्राह्मण मीन्स द अल्टीमेट रियलिटी, आत्मा द इंडिविजुअल सोल, मतलब कि इसमें की कंसेप्ट जैसे कि ब्रह्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट रियलिटी, या फिर आत्मा मतलब कि हर एक व्यक्ति का जो आत्मा होता है सोल, उसके बारे में। और ये सारे चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है कैसे, तो एक स्टूडेंट और एक टीचर दोनों आपस में बात कर रहे हैं और इसी से वो कंक्लूजन पे आ रहे हैं। हर चीज़ को वो समझा रहा है टीचर एक स्टूडेंट को, और स्टूडेंट समझ रहा है, और इसी समझने और इसी कन्वर्सेशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उपनिषद। याद रखिएगा, उपनिषद को हम लोग वेदा का कंक्लूजन या वेदास का एंड भी कहते हैं, और उपनिषद को ही हम लोग वेदांता भी कहते हैं। है क्या? तो इसमें मेन कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। मेन पॉइंट्स में हमारा आखिरी पॉइंट है वेदांत, 12वां और आखिरी पॉइंट। अ सेट ऑफ 6 ऑक्सिलरी डिसिप्लिन्स that developed in ancient time to help scholars understand and interpret the Vedas correctly। सही मायने में इसमें क्या है कि 6 हेल्पिंग डिसिप्लिन को डेवलप किया गया, जो कि वेदांग में डाला गया। और ये जो 6 एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल डिसिप्लिन है जो हमें हेल्प करता है, ये क्या हेल्प करता है? तो ये हमें समझने में हेल्प करता है किसको? वेदास को, वो भी सही से, ताकि तुम अगर वेद पढ़ो तो तुम उसका गलत मीनिंग नहीं निकालो। क्योंकि नॉर्मली जब भी हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं उसका एक मीनिंग निकले, उसमें बहुत सारा मीनिंग निकलता है। खासकर पुराने ज़माने के राइटिंग और लिटरेरी टेक्स्ट जो कि पोएटिक फॉर्म में, ये सारे का जब भी तुम पढ़ोगे तो उसमें एक मीनिंग कभी नहीं निकलता, तो मल्टीपल मीनिंग निकलता है। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकालने के लिए ही वेदांग आता है, ठीक है। तो वेदांग में है क्या? नॉर्मली वेदांग को हम लोग कहते हैं लिम्स ऑफ द वेदा, मतलब वेदा का अंग हम इसके कहते हैं। और इसमें टोटल कितना अंग है? तो वेद का टोटल 6 अंग है।
सबसे पहला आता है शिक्षा, जिसको हम लोग फोनेटिक्स कहते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन वगैरह इसी में आ जाएगा। दूसरा आता है कल्पा, जिसको रिचुअल्स कहते हैं, मतलब किस रीति रिवाज की बात कर रहे हैं और रीति रिवाज कैसा होता था, किसके लिए होता था। व्याकरण मतलब ग्रामर, मतलब पास्ट प्रेजेंट ये सबको अच्छे से समझना, रूल रेगुलेशन जो ग्रामर का इसी में पढ़ना था। निरुक्ता मतलब इटाइमोलॉजी, मतलब कोई भी वर्ड उसका मीनिंग कैसा है, उसका ओरिजिन क्या है, हम इसमें देखते हैं। छंद मतलब कि मीटर, मतलब कि कोई भी एक लाइन जो है वो लाइन कितना में डिवीजन हुआ है और उसका एक एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। जैसे कि हम लोग कपलेट पढ़ते हैं जो 2 लाइन का होता है। अब कपलेट भी क्या होता है, आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड होता है। अब आता है ज्योतिष, जो कि क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी, मतलब कि हमारा जो भविष्य और ग्रहों को जो अध्ययन करता है, वो ग्रह को किस तरह से हम अध्ययन कर सकते हैं और कौन सा ग्रह का क्या मीनिंग होता है, ये सारा में एस्ट्रोनॉमी में लिखा रहता है। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ वैदिक टेक्स्ट, मतलब कि ये आपको सही से प्रोनाउंस करना सिखाता है, कौन सा वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है और वैदिक टेक्स्ट को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में या फिर किसी भी पूजा पाठ में। चलिए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में भी देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन ये सारे चैप्टर्स में पूछे जाते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन दिए हैं, बट मैंने एग्जाम नेम लिखना भूल गया, तो इस बार भरोसा कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम से हम एग्जाम का नाम भी लिख देंगे कि किस एग्जाम में पूछा गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स या सोर्सेस आर इंक्लूडेड इन आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो क्या क्या आता है, तो पहला तो डिस्क्रिप्शन है पोट्री, दूसरा है इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक्स, तीसरा है टेराकोटा फिगर्स, चौथा है रिलीजियस लिटरेचर। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका बी 1, 2 and 3 मीन्स पोट्री, इंस्क्रिप्शन एंड टेराकोटा फिगर्स। रिलीजियस लिटरेचर नहीं होगा इसमें क्योंकि वो लिटरेरी सोर्स में आते हैं। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज टर्म्ड एज, मतलब कि जो इंस्क्रिप्शन जो होता है उसका जो पढ़ाई किया जाता है, मतलब जो हम इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं वो पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्राफी, जहाँ हम स्टडी करते हैं और जो इसको स्टडी करने वाला था उसको एपिग्राफिस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर आता है द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज, मतलब कि अगर कोई भी कॉइन्स का अध्ययन करता है, कॉइन के बारे में पढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं, तो कॉइन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। फिर आता है द चाइनीज ट्रैवलर हुएनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो हर्षवर्धन के टाइम में हुएनसांग आए थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हुएनसांग ने कौन सा बुक लिखा है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए कि हुएनसांग ने कौन सा बुक लिखा है। फेमस वर्क अकबरनामा वॉज रिटन बाय, तो आंसर साफ है, उन्हीं के एक दोस्त थे, उन्हीं के कोटियर थे जिनका नाम था अबुल फजल, उन्होंने ही लिखा था अकबरनामा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन विच एंशिएंट कैलेंडर एरा, तो वो साका संवत, तो उसका कौन सा संवत से, साका संवत। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द साका रूल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द विक्रम संवत इज नेम्ड आफ्टर अ साका रूलर who defeated the ruler of Ujjain. The Saka ruler Rudraman held a Buddhist council in Kashmir. Which of the statement given above is correct or wrong? Correct, normally correct. What is the correct? So answer is D. Neither 1 nor 2. दोनों में से कोई भी आंसर सही नहीं है। चलिए अब इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें या सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा ना लगे तो सिंपली वीडियो देखने के बाद इग्नोर करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी कमी लगी वीडियो में तो आप यहाँ पे हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि हम अपने वीडियो के क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।